नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के मुद्दे पर संसद में बहस कराने की मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य ठहराए जाने पर संसद में बहस करवाने की मांग की। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि सदस्यता रद्द करवाने का फैसला बेहद जल्दबाजी में लिया गया। अपने समर्थन में चौधरी ने पिछले लोकसभा के सदस्य के मामले का हवाला दिया। अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में कहा कि संसद में एक बहस होनी चाहिए ताकि इस तथ्य का पता लगाया जा सके कि क्या हमारे नेता राहुल गांधी को असंगत सजा दी गई है। इसमें से संज्ञानात्मक असंगति या कानून की असमानता की भू आती है जो सभी निर्वाचित सदस्यों को मिलती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य ठहराए जाने पर संसद में बहस करवाने की मांग की है। और बड़ी खबर, मीडिया पर जमकर भड़के राहुल गांधी, कहा आप हमेशा वही क्यों पूछते हो जो भाजपा कहती है। ये आपको बता दें कि मुश्किलों का सामना कर रहे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी मंगलवार को मीडिया पर हमलावर नजर आए। राजधानी दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देने के बजाय राहुल गांधी उस पर भड़क गए। उन्होंने पत्रकार से भड़कते हुए पूछा कि आप हमेशा वही क्यों कहते हो जो भाजपा कहती है। वहीं भाजपा ने इस पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा ने इसे मीडिया पर हमला बताया। दरअसल जब राहुल गांधी सोमवार को मानहानि मामले में अपनी याचिका दाखिल करने गए थे तो उस समय उनके साथ में बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी थे। गौरतलब है कि इन नेताओं में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इस पर भाजपा ने सवाल खड़े किए थे। भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस ऐसा करके न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इसी पर मंगलवार को जब कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल किया तो वो खींच गए। जवाब देने के बजाय राहुल गांधी उस पर भड़क गए और बोले कि आप हमेशा वही क्यों कहते हो जो भाजपा कहती है। इस दौरान अपने आरोपों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने पूछा, क्या दाढ़ी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए का मालिक कौन है? ये बेनामी है, इसका मालिक कौन है? बाद में उन्होंने एक ट्वीट में इस पूरे मामले में पीएम मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी इतने डरे हुए क्यों हैं? इसे लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि देश के पिछड़े वर्गों और मीडिया का अपमान करना राहुल गांधी की मानसिकता है। इतना ही नहीं, भाजपा ने उन्हें अहंकारी वंशवादी बताया है। और ये बड़ी खबर, अब बेरोजगारी पर होगा बड़ा आंदोलन। 113 संगठनों ने बनाया संयुक्त युवा मोर्चा, देशव्यापी संघर्ष की तैयारी। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बाद अब एक देशव्यापी युवा आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। देश भर के 113 समूहों और संगठनों ने साथ आकर संयुक्त युवा मोर्चा गठित किया है। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी दी। रोजगार के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। एक दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में 22 राज्यों के विभिन्न भर्ती समूह और युवा संगठन शामिल हुए। उस बैठक में भारत रोजगार संहिता लागू कराने पर आम सहमति बनी है। आंदोलन की जमीन तैयार करने को लेकर देश भर में युवा महापंचायत आयोजित की जाएंगी। जून में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में युवाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें सभी प्रांतों से भारी संख्या में युवा भी शामिल होंगे। 22 राज्यों के युवा समूहों ने एक साथ आकर बड़े आंदोलन की जमीन तैयार करने का फैसला किया है। और बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को भेजेगी 1 लाख पोस्ट कार्ड। अडानी से जुड़े पूछे जाएंगे सवाल। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत कोर्ट में मानहानि के केस के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है। इस पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसका छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन भी चल रहा है। जिलेवार मसाल रैली के बाद अब युवा कांग्रेस ने 1 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री हाउस भेजने की बड़ी तैयारी कर ली है। इसमें युवा कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछेगी। आपको बता दें कि दरअसल छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रही है और बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। इसी आंदोलन को तेज करने के लिए छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। राज्य के 90 विधानसभा से कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र लिखेंगे और 3 सवाल पूछेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने रायपुर में मीडिया से कहा कि अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया है। आपके आधिकारिक विदेश दौरे के बाद अडानी को कितने ठेके मिले हैं? कृपया हमें भी वो सूत्र बताएं जिनकी बदौलत आपका प्रिय मित्र दुनिया में 609वें स्थान से 8 वर्षों में दूसरे स्थान पर आ गया। वहीं आकाश शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार देश में आज लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है उसका एक उदाहरण हमारे नेता राहुल गांधी जब भी संसद में अडानी को लेकर सवाल पूछते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है और उन्हें बोलने तक नहीं दिया जाता। युवा कांग्रेस के इस अभियान को लेकर आकाश शर्मा ने बताया कि इस अभियान
अभियान के तहत 90 विधानसभाओं में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी युवाओं के पास में जाकर उनके नाम नंबर के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर 3 सवाल पूछेंगे और 90 विधानसभाओं में 1 लाख से अधिक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। यह अभियान 25 दिनों तक पूरे प्रदेश में चलेगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा मोदी सरकार बांटो और राज करो वाली नीति पर कर रही काम। ये आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की कथित फूट डालो राज करो नीति को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों ढहने की कगार पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और हम अब भी सामाजिक न्याय को लेकर चिंतित हैं। ऐसा वक्त जिसे अमृतकाल बताया जा रहा है और विश्वगुरु जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें हम सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि वर्तमान में देश का लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि देश में बांटो और राज करो की स्थिति पैदा हो गई है, जो चिंता का विषय है। आज देश में मैं काम नहीं करूंगा, मैं आपको काम करने नहीं दूंगा की राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। किसानों, मजदूरों, शिक्षित युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह देश को पीछे ले जाने का संकेत है। अभी रोजगार उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों को बुरे तरीके से ढाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे और बैंकों जैसे संस्थानों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को कम करने के लिए चालाकी से काम किया था। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरीके से संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद चिंताजनक है। अगली बड़ी खबर, चीन द्वारा अरुणाचल की जगहों के नाम बदलने पर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा पीएम मोदी की चुप्पी का परिणाम भुगत रहा देश। ये आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम रखने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि चीन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्लीन चिट दे दी गई है। चीन की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन को क्लीन चिट दिए जाने का परिणाम भुगत रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तीसरी बार चीन ने हिमाकत की है कि वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे इलाकों का नामकरण कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि गलवान घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो चीन को क्लीन चिट दी है, उसी का परिणाम आज देश भुगत रहा है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले दोनों मुसलमानों को खौफ में रखना चाहते हैं, इन्हें दंगे का कोई अफसोस नहीं। ये आपको बता दें कि बिहार के नालंदा, सासाराम, भागलपुर, गया और मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि दोनों मुसलमानों में खौफ पैदा करना चाहते हैं, इन दंगों का इन्हें कोई भी अफसोस नहीं है। अपने बयान में ओवैसी ने कहा कि बिहार में इतनी हिंसा हुई और उसके बाद नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में चले गए, वहां पर उन्होंने टोपी पहनी, शॉल पहना और इफ्तार किया। इससे पता चलता है कि उन्हें हिंसा में शिकार हुए लोगों के प्रति कोई भी संवेदना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी क्लास लगा दी और कहा कि ट्वीट करने से क्या होता है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी जुबान से क्यों नहीं बोलते हैं, घटना की निंदा क्यों नहीं करते हैं। इससे यही पता चलता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार के मुसलमानों को डराकर रखना चाहते हैं। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए कहा कि आप और आपके चाचा जान ने अभी तक उस जगह पर जाकर इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया जहां लोग हिंसा के शिकार हुए। आप सत्ता में हैं और पावर शेयर करते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने अभी तक कंपनसेशन का ऐलान क्यों नहीं किया। जिन पुलिस वालों की मौजूदगी में वारदात हुई, उनके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पत्रकारों से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह पूरी घटना सरकार की नाकामी है। हिंसा रोकने के लिए सरकार में बैठे लोगों ने कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किया और बड़ी तादाद में बिहार की जनता इसकी शिकार हुई है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया मुंगेरी लाल। बोले नीतीश कुमार चाहें तो मस्जिद में खोल दें ऑफिस। ये आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी के दौरान नीतीश कुमार के पीछे लाल किले वाले बैनर को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री पर बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। सुशील मोदी के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को मस्जिद में ऑफिस खोलने की सलाह दी। गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री पर हिंदुओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि डिजिटल लाल किला बनाकर नीतीश जी ख्वाब में प्रधानमंत्री बने, इस
इसके लिए उन्हें बधाई। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री हैं, चाहे तो मस्जिद में ही अपना ऑफिस खोल दें, इसे कौन मना करेगा। लेकिन बिहार की जनता जानना चाहती है कि देश में किसी भी कोने में ताजिया के जुलूस में कभी एक पत्थर भी हिंदुओं ने फेंका क्या? अब हमें कोई गाइड करेगा कि जुलूस लेकर इधर से जाओ, इधर से ना जाओ? क्या इसी दिन के लिए 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था? केंद्र मंत्री ने आरोप लगाया कि नालंदा और सासाराम जलता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने हिंदुओं को बचाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू समाज नीतीश कुमार को इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर, बिहार और बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। बोले बीजेपी हार रही है, इसीलिए हो रहे दंगे। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और बिहार में हुई हिंसा के मामले में अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कूद गई है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि बीजेपी हार रही है, इसीलिए दंगे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन चाहता है कि दंगा हो? संजय राउत ने कहा कि कौन सा मुख्यमंत्री या कौन सी सरकार चाहेगी कि उसके राज्य में दंगा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति को बिगाड़ने का काम वहां का विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संजय राउत ने कहा कि उनका एक मॉडल बन गया है कि जहां भी बीजेपी कमजोर है, जहां हार सकते हैं, वहां ये लोग इसी तरीके से दंगा भड़काते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार में सब जगह भाजपा हार रही है और यही डर उनको सता रहा है। आपको बता दें कि संजय राउत के बयान पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी ने एबीपी न्यूज से कहा कि संजय राउत के बयान के मुताबिक विपक्ष में बीजेपी है और बंगाल और बिहार में बीजेपी ने दंगा कराया है, तो क्या महाराष्ट्र में संजय राउत की पार्टी ने दंगा कराया है? क्योंकि महाराष्ट्र में तो विपक्ष में संजय राउत की पार्टी है। उन्होंने कहा कि यदि बंगाल और बिहार में बीजेपी ने दंगा कराया है, तो फिर महाराष्ट्र में संजय राउत की पार्टी ने ही दंगा कराया है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा बाहर से गुंडे लाकर दंगे करा रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले कभी भी और कहीं भी दंगा कर सकते हैं, इसीलिए मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता है। हम हिंसा नहीं करते, बंगाल के लोग हिंसा पसंद नहीं करते और ये आपराधिक हिंसा है। हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वे गुंडों को बाहर से बंगाल में लाए थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो जुलूस में हथियार और कारतूस लाए। क्या भगवान राम ने हथियार लाने को कहा था? ये लोग समझते नहीं हैं। बंगाल के लोग दंगा पसंद नहीं करते। दंगा करना बंगाल की संस्कृति नहीं है। आम लोग दंगा नहीं करते हैं। बीजेपी से नहीं हो पाता तो दंगा भड़काने के लिए वे किराए के लोगों को लाते हैं। दंगाइयों का कोई भी धर्म नहीं होता, वे सिर्फ राजनीतिक गुंडे होते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेजूरी में कहा कि रामनवमी पर हिंसा पर बीजेपी भगवान राम का नाम बदनाम कर रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बीजेपी वाले बाहर से गुंडे लाए और बंगाल में दंगा करा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर मोदी सरकार सख्त। गृह मंत्रालय ने 3 दिनों के भीतर ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को रामनवमी पर हुए दंगे और खराब कानून व्यवस्था पर ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से 3 दिनों के अंदर पूरी घटना पर रिपोर्ट भेजने को कहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लगातार बंगाल में निशाना बनाया जा रहा है। इस चिट्ठी के बाद गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले गुरुवार को हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच में झड़प के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राज्य बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार से बात की और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन किया। आपको बता दें कि अब गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिनों के अंदर ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के खिलाफ श्याम रजक के बिगड़े बोल। बोले 2024 में दिल्ली में बैठे नाजायज लोगों को हटाएंगे। ये आपको बता दें कि बिहार में हिंसा के बाद राजनीतिक जुबानी जंग छिड़ गई है। सरकार और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर इन दिनों जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता श्याम रजक ने मंगलवार को केंद्र सरकार को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बैठे नाजायज लोगों को हटाएंगे। संविधान का मजाक उड़ाने वाले नाजायज ही कहे जाएंगे, वे जायज कैसे हो सकते हैं? शेर और सियार में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस दंगा का रूप देना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बैठे नाजायज लोगों को हटाने का काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस में से किसी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत तो किसका साथ देगी जेडीएस? पार्टी चीफ एचडी देवगौड़ा ने कर दिया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे शुरू हो गए हैं। साथ ही इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए पार्टियों की ओर से हर संभव कोशिश भी की जा रही है। माना जा रहा है कि राज्य में इस बार भी सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला होगा। हालांकि जनता दल सेक्युलर भी बड़ी भूमिका निभाते हुए दिख सकती है। कुछ राजनीतिक जानकार तो जेडीएस को
किंग मेकर के तौर पर भी देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में से किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में जेडीएस किसका साथ देगी? यही सवाल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा से मंगलवार को पूछा गया। उसका उन्होंने कोई भी सीधा जवाब तो नहीं दिया, मगर कई अहम बातें जरूर कही। देवेगौड़ा ने कहा कि राज्य के लोगों का कुमारस्वामी को पूरा समर्थन हासिल है। रात के 1 बजे भी लोग कुमारस्वामी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। यह मौजूदा स्थिति है। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी किसी के साथ में गठबंधन नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में सभी सर्वे में देखा गया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में 224 में से 127 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं बीजेपी 60 से 80 सीटों पर सिमटती जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपका क्या मानना है? क्या कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए नेताओं की बड़ी बेचैनी। यह आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दोनों नेताओं ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। इसके बाद उनसे मिलने वाले नेताओं में बड़ी बेचैनी हो गई है, क्योंकि पिछले दिनों वसुंधरा राजे खुद भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में विधायक दल की बैठक में शामिल हुई थी, जहां पर उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की थी। वहीं वसुंधरा राजे के आवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी गए थे। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूरत गए थे और वहां से आने के बाद उनकी यहां पर कई नेताओं से मुलाकात हुई। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य के कई नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक, शर्तों के साथ मिली जमानत, मानहानि मामले में आया कोर्ट का ऑर्डर। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में दाखिल अपील में खुद को मानहानि का दोषी करार दिए जाने को साफ तौर से गलत बताया और कहा कि निचली अदालत ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। राहुल गांधी की अर्जी पर अब सूरत कोर्ट का आदेश आया है। इस आदेश में अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी अपील पर सुनवाई लंबित रहने तक उन्हें जमानत भी दे दी गई है। अदालत ने उनसे 15,000 का मुचलका भरने को भी कहा है। इसके अलावा अदालत ने कंडीशन रखते हुए कहा कि जब भी अपील पर सुनवाई होगी, याचिकाकर्ता को यानी राहुल गांधी को मौजूद रहना होगा। हालांकि यह आदेश तो अदालत ने सोमवार को ही दे दिया था, लेकिन इसकी कॉपी मंगलवार को सामने आई है। राहुल गांधी ने तर्क दिया है कि हिंदू समाज के अतिरिक्त मोदी सरनेम का इस्तेमाल मुसलमान और पारसी समाज में भी किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि 13 करोड़ मोदी हैं और साफ है कि सभी 13 करोड़ लोगों को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह पहचान योग्य निश्चित निर्धारित समूह या व्यक्ति का संग्रह नहीं है। राहुल गांधी ने शिकायत पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्णेश मोदी इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मोदी समाज के रूप में किसी को बदनाम नहीं किया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई भी साक्ष्य या रिकॉर्ड पेश नहीं किया जिसमें पूरे मोदी समाज को बदनाम किया गया हो। राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि व्यक्तिगत रूप से श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कथित लांछन लगाया गया है, उसके लिए केवल नरेंद्र मोदी को मानहानि के अपराध से पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है और केवल नरेंद्र मोदी ही इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पूर्णेश मोदी को कोई भी अधिकार नहीं है उनकी ओर से शिकायत दर्ज करें। आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस अपील पर उन्हें जमानत मिल गई और कोर्ट ने फिलहाल उनकी सजा पर रोक लगा दी। अगली बड़ी खबर, क्या कर्नाटक में ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से होगा चुनाव? यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। हमारे कई दर्शकों ने कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछा था कि कर्नाटक में ईवीएम या बैलेट पेपर से चुनाव होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक में ईवीएम मशीन से चुनाव होगा, जो 10 मई को होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित होंगे और कर्नाटक में ईवीएम मशीन से ही चुनाव होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।